क्या यूक्रेन पर आज की रात रूस हमला करेगा? क्या पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर दे दिया है? पुतिन के हमले के ऑर्डर के दावे के बाद दुनिया की चिंता बढ़ गई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद छुट्टी मनाने के लिए निकल गए हैं। इसी बीच अमेरिका ने रूस में रहने वाले अपने नागरिकों को फौरन रूस छोड़ने के लिए कहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के खतरे से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। टॉप 9 महायुद्ध का संकट। रूस यूक्रेन तनाव के बीच अमेरिकी अखबार सीबीएस ने हमले को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। सीबीएस के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने कमांडर्स को यूक्रेन पर हमले के आदेश दिए हैं। सीबीएस ने यह दावा अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से किया है। 2 दिन पहले पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर ड्रिल कर ऐसे संकेत दिए थे कि वो हमले से पीछे नहीं हटेंगे। सीबीएस के दावे के मुताबिक अमेरिका के पास खुफिया जानकारी है कि यूक्रेन पर हमले के लिए रूसी सेना के लिए खास योजना तैयार है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन पर आज की रात रूस हमला कर सकता है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर आज से 23 फरवरी तक बहुत भारी है। रूस यूक्रेन को कई ओर से घेर चुका है। इस बीच हमले की आशंका यूक्रेन की सीमा के करीब बेलगोरोड में रूस के फील्ड अस्पताल बनाने से भी बढ़ गई है। बेलगोरोड में सेना की कई गाड़ियों को अस्थायी अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के खतरे के बीच रूस के कई जंगी बेड़े यूक्रेन की तरफ रवाना हो चुके हैं। क्रीमिया के रास्ते रूसी जंगी जहाज यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहरीन और बेलारूस के रास्ते कीव की तरफ कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बढ़ रही हैं। ये यूक्रेन की सीमा से 2 मील दूर है। इस बीच रूस के वर्शकोवो में करीब 200 मिलिट्री व्हीकल्स का मूवमेंट नजर आया है। वर्शकोवो से यूक्रेन की दूरी महज 10 किलोमीटर है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से दावा किया है कि यूक्रेन की बॉर्डर पर रूस की कुल कन्वेंशनल फोर्स के 75% सैनिक तैनात हैं, जिसमें से यूक्रेन से 60 किलोमीटर के अंदर रूसी सेना की 120 बटालियन मोर्चे पर मौजूद है। इसके अलावा 35 एयर डिफेंस बटालियन, 500 फाइटर जेट और 50 मीडियम और भारी बम वर्षक विमान भी रूस ने यूक्रेन की बॉर्डर पर तैनात कर रखे हैं। यूक्रेन पर हमले की तैयारी के लिए रूस समंदर में भी पूरी तरह से एक्शन में है। रूसी नेवी ने काला सागर, बाल्टिक क्षेत्र और उत्तरी फ्लीट के बीच में 13 बड़े लैंडिंग जहाज और दर्जनों लैंडिंग क्राफ्ट को अटैकिंग मूड में तैनात कर दिया है। इसके अलावा पश्चिमी क्रीमिया में भी रूस के पास 10 लैंडिंग जहाज है जो जरूरत पड़ने पर तैनात किए जा सकते हैं। इस बीच क्रीमिया ब्रिज के नीचे से भी यूक्रेन की ओर 10 जंगी युद्धपोत रवाना हो चुके हैं। अमेरिका की अगुवाई वाली नेटो ने एक बार फिर यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि रूस की पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई को देखते हुए लगता है कि वो जल्द यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। रूस ने हमले के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि नाटो और अमेरिका को रूस की सुरक्षा की गारंटी को लेकर पुख्ता भरोसा देना चाहिए। अमेरिका ने नाटो के सहयोगियों से कहा है कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव के साथ कई शहरों पर एक साथ हमला कर सकता है। विदेशी मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग के मुताबिक जिन शहरों पर भी हमले हो सकते हैं उनमें उत्तर पूर्व में खार्किव और दक्षिण में ओडेसा और खेरसोन शामिल हैं। यूक्रेन का खार्किव रूस का पहला टारगेट होगा। रूस फुल स्केल वॉर की तैयारी कर रहा है जिसे यूक्रेन को बचाव का मौका न मिले। एक तरफ अमेरिकी खुफिया एजेंसियां यूक्रेन पर रूसी हमले का वक्त बता रही है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति बाइडेन कल छुट्टी मनाने के लिए विल्मिंगटन निकल गए। छुट्टी मनाने के लिए निकलने से पहले बाइडेन ने कल यूक्रेन संकट और रूस के हमले के खतरे को लेकर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग की अहम बैठक की। इस बैठक में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और NSA जैक सुल्लिवन भी शामिल हुए। युद्ध के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अब रूस में रहने वाले अपने नागरिकों को जल्द से जल्द रूस छोड़ने को कहा है। मॉस्को में अमेरिकी दूतावास की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है, इसलिए अमेरिकी नागरिक तुरंत रूस छोड़ दें। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को रूस से कैसे निकलना है ये भी बताया है। इससे पहले रूस में मौजूद अमेरिकियों पर हमले की चेतावनी भी जारी की जा चुकी है। नेटो के साथ ब्रिटेन और ज़ेकोस्लोवाकिया के पीएम ने कहा है कि यूक्रेन पर हमले से रूस सिर्फ एक कदम दूर है। युद्ध का संकट टालने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने कल रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की, लेकिन दोनों नेताओं के बीच हुई इस बातचीत से संकट के समाधान का कोई रास्ता नहीं निकला। इसी बीच में G7 देशों ने भी रूस को हमले को लेकर चेता दिया है। इसी बीच पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन रूस के बीच शांति के लिए दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। नेटो और रूस के बीच चल रही तनातनी से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 रूस वर्सेस नेटो। ब्रिटेन ने एक बार फिर यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले को लेकर दुनिया को चेताया है। ब्रिटेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमला तय है।
ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस अब तक की सबसे बड़ी जंगी तैयारी में जुटा है। उधर चेकोस्लोवाकिया के पीएम ने कहा कि यूरोप युद्ध से एक कदम दूर है। इस बीच कनाडा के विदेश मंत्री ने हालात को देखते हुए फ्रांस का दौरा रद्द कर दिया है। यूक्रेन संकट के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कल तीसरी बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। फोन पर करीब 1 घंटे 45 मिनट की बातचीत के दौरान मैक्रो ने पूर्वी यूक्रेन में बिगड़े हालात को लेकर रूस समर्थित अलगाववादियों को जिम्मेदार ठहराया, जबकि पुतिन ने यूक्रेन पर उंगली उठाई। इससे पहले भी मैक्रो और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज मॉस्को का दौरा कर पुतिन को मनाने की कोशिश कर चुके हैं। एक ओर जहां रूस और यूक्रेन के बीच हर दिन युद्ध होने का खतरा बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर जंग को टालने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज फ्रांस के विदेश मंत्री से बात करेंगे। रूस बार बार नाटो पर उसके सुरक्षा के हितों की अनदेखी कर यूक्रेन का पक्ष लेने का आरोप लगाता रहा है, जबकि फ्रांस और जर्मनी रूस को यूक्रेन पर हमला नहीं करने के लिए मना रहे हैं। अमेरिका सहित 7 देशों के गुट G7 के उच्च प्रतिनिधियों ने यूक्रेन रूस में जारी तनाव को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। G7 देशों ने रूस को सीधी चेतावनी भी दी। सभी देशों ने मिलकर कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसका अंजाम बुरा होगा। G7 देशों की तरफ से ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे जिससे रूस पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए रूस को तनाव घटाने की तरफ बढ़ना चाहिए। रूस के आक्रामक रुख के बावजूद यूक्रेन अपनी ओर से जंग को टालने की कोशिशों में जुटा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के पुतिन को बातचीत की पेशकश करने के बाद विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भी कहा है कि यूक्रेन रूस को कूटनीतिक रास्ते पर लाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अब यूरोपीय यूनियन को साफ संकेत देना चाहिए कि यूक्रेन उसके संघ का हिस्सा होगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात बिगड़ते देख यूक्रेन और रूस के बॉर्डर का एयर स्पेस कल पूरी तरह से खाली दिखा। यूक्रेन रूस बॉर्डर के हवाई क्षेत्र में कल एक वक्त कोई विमान नजर नहीं आया। स्विस एयर ने भी यूक्रेन की सभी उड़ानें रद्द कर दी है। इससे पहले जर्मनी और यूरोप के कई देश यूक्रेन के लिए उड़ानों को रद्द कर चुके हैं। पिछले 2 महीनों से भी ज्यादा वक्त से रूस बेलारूस में अपना सैन्य ठिकाना बनाया हुआ है। पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से रूस बेलारूस के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहा है। रविवार को संयुक्त युद्धाभ्यास की मियाद का आखिरी दिन था, लेकिन अब खबर है कि संयुक्त वॉर ड्रिल को अभी और बढ़ाया जाएगा। इस बीच बेलारूस के गोलेमल रीजन में रूस के 2 D-30 होवित्जर तोपे भी देखे गए हैं। अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका और नाटो सेना रूस को जवाब देने के लिए पूर्वी यूरोप के कई देशों में तैनात है, जहां से यूक्रेन की सीमा काफी करीब है। पोलैंड में तैनात अमेरिकी फौज ने कल सैन्य अभ्यास कर अपनी तैयारियों को परखा। पोलैंड में अमेरिका के करीब 5000 जवान तैनात हैं। इस बीच कनाडा ने भी यूक्रेन को सैन्य मदद की एक बड़ी खेप भेजी है, जिसमें नाइट विजन से लैस हथियार और दूसरे सैन्य सामान हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के खतरे से पूरे यूरोप पर मंडरा रहे युद्ध के संकट के बीच कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस ने शांति की अपील की है। वेटिकन सिटी में लोगों को संबोधित करते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा है कि ये कितना दुखद है जब ईसाई होने पर गर्व करने वाले लोग एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बारे में सोचते हैं। उन्होंने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रार्थना भी की। यूक्रेन में रहने वाले भारतीय छात्रों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने के लिए फरमान जारी कर दिया गया है। पूर्वी यूक्रेन में हालात बिगड़ने के बाद तनाव बढ़ गया है और इमरान खान का मॉस्को दौरा फिक्स हुआ है। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। यूक्रेन पर रूसी हमले के खतरे को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भी एडवाइजरी जारी कर यूक्रेन में रह रहे भारतीयों से जल्द यूक्रेन छोड़ने को कहा है। खार्किव में यूनिवर्सिटी ने भी भारतीय छात्रों को देश छोड़ने को कहा है। इसके साथ चार्टर्ड उड़ानों की जानकारी के लिए दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया है। भारत ने यूक्रेन में अपने दूतावास के स्टाफ को भी निकालना शुरू कर दिया है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। खार्किव में रहने वाले भारतीय छात्रों ने TV9 भारतवर्ष संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से कहा कि हवाई टिकट काफी महंगा है, सरकार इसे कम कर दे तो सभी छात्रों को बड़ी राहत होगी। अगर फ्लाइट्स इतनी सारी अवेलेबल हैं तो प्राइस नीचे गिराया जा सकता है। अगर फ्लाइट्स खाली जा रही हैं तो क्यों, बच्चे भी तो जा सकते हैं उसमें, अगर कम प्राइस कर दे तो बहुत सारे। वहीं यहाँ पढ़ाई कर रहे पाकिस्तानी छात्रों ने भी कहा कि वापसी के लिए हवाई टिकट काफी महंगी है। बेलगोरेड शहर यूक्रेन रूस बॉर्डर के आखिरी गांव में TV9 भारतवर्ष की टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। जंग के डर से यूक्रेन के आखिरी गांव में सन्नाटा बस रहा है। हमले के डर से लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे। सब बंद हैं, सन्नाटा छाया हुआ है। सिर्फ सड़क पर हमको चहल पहल दिखाई दे रही है।
रूस के लगने वाली यूक्रेन की सीमा के करीब खार्किव में वॉलंटियर्स बने लोग सड़कों पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में कॉलेज की छात्राएं भी शामिल हैं। इनकी ट्रेनिंग का मकसद युद्ध के हालात में खुद के बचाव और दूसरों की मदद करना है। ये सारे युवा हैं, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं, लेकिन देश के लिए एक तरफ से लाइन में खड़े हुए हैं। लगातार तैयारी चल रही। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और डोनबास में रूस समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच टकराव और तेज हो गया है। कल डोनेस्क के बाहरी इलाके में कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। लुगांस्क में हुई गोलीबारी में 2 स्थानीय नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि कई घरों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। अलगाववादियों के खिलाफ यूक्रेन ने भी भारी हथियारों का इस्तेमाल किया है। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर बेकसूर लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। पूर्वी यूक्रेन में तनाव बढ़ने के बाद रूसी हमले का खतरा बढ़ गया है। लुगांस्क के बॉर्डर इलाके में वॉर सायरन बजाए जा रहे हैं। लुगांस्क में सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। लुगांस्क रेलवे स्टेशन पर भी वॉर सायरन बजाया गया। लोगों को ये इलाका खाली करने को कहा गया है। बड़ी संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं। इस बीच लुगांस्क में कुछ युवाओं को जबरदस्ती घरों से निकाल कर ले जाने का वीडियो भी सामने आया है। पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच हो रही जंग से 25,000 से ज्यादा स्थानीय लोग पलायन कर चुके हैं। डोनेस्क और लुगांस्क से पलायन करने वाले लोग रूस के रेस्तोव इलाके में शरण ले रहे हैं, लेकिन शरणार्थियों की संख्या ज्यादा होता देख रोस्तोव, वोरोनिश और कुर्स्क तक में इमरजेंसी घोषित किया गया है। यहां आने वाले लोगों को जरूरी सुविधा देने की भी समीक्षा की जा रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी दूसरे शहरों की तरह लोगों को युद्ध के हालात में खुद की सुरक्षा और सेना की मदद के लिए हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। यूक्रेन की सेना के साथ अमेरिकी फौज के जवान भी लोगों को हथियार की ट्रेनिंग देने के साथ सेल्फ डिफेंस के भी गुर सिखा रहे हैं। कीव में सेना ने लोगों को बताया कि युद्ध के दौरान होने वाली सेलिंग में खुद को कैसे बचाएं। यूक्रेन संकट के बीच पाकिस्तान के पीएम इमरान खान 23 और 24 फरवरी को अपने पहले आधिकारिक दौरे पर रूस पहुंचेंगे। 23 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रूस की यात्रा कर रहा है। पहला दौरा रद्द होने की बात सामने आई थी। इमरान ने कहा था कि इस संकट को लेकर कोई भी किसी एक देश के साथ खड़े नहीं होना चाहते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कहां पर भरेंगे चुनावी हुंकार। सीएम योगी की आज कहां पर है जनसभाएं, और साथ ही एसपी प्रमुख अखिलेश कहां प्रचार करने के लिए उतरेंगे, और राहुल गांधी और नितिन गडकरी आज मणिपुर में करेंगे जनसभाएं। चुनावी राज्यों में मचे सियासी संग्राम से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए जारी प्रचार अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पीलीभीत, सीतापुर और बाराबंकी का दौरा करेंगे। मिशन यूपी के तहत गृह मंत्री तीनों जिलों में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। शाह पीलीभीत के ड्रमंड कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद रोड शो की भी तैयारी की गई है। इन 3 जिलों में 23 फरवरी को मतदान होना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज चौथे चरण का प्रचार के तहत आज हरदोई, रायबरेली और लखनऊ का दौरा करेंगे। तीनों जिलों में सीएम योगी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी हरदोई के शाहबाद से अपने आज के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और शाम को लखनऊ की कई विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज चौथे चरण के चुनाव प्रचार के तहत हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी का दौरा करेंगे। अखिलेश हरदोई की संडीला, रायबरेली की ऊंचाहार, सलोन, सुल्तानपुर की लम्भुआ, जयसिंहपुर, कादीपुर और अमेठी की तिलोई, गौरीगंज, जगदीशपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के हरदोई और लखनऊ का दौरा करेंगी। प्रियंका आज पहले चिन्हट बाजार इलाके में डोर टू डोर संपर्क करेंगे। इसके बाद वो हरदोई के माधवगंज, लखनऊ की सरोजनी नगर में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। इसके अलावा प्रियंका लखनऊ के बालागंज चौराहा क्षेत्र में एक नुक्कड़ सभा में शामिल होंगी और लोगों से कांग्रेस प्रत्याशियों का समर्थन करने की अपील करेंगी। विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगी। उनकी जनसभा शहर के केपी कॉलेज मैदान में होगी। इसे लेकर प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। प्रयागराज में 27 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टी के प्रत्याशी और नेता पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से 24 फरवरी तक यूपी का दौरा करेंगे। दिल्ली के सीएम आज लखनऊ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि कल केजरीवाल बाराबंकी, प्रयागराज में जनसभा और पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। 23 फरवरी को गोरखपुर और संत कबीर नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 24 फरवरी को वाराणसी में चुनाव सभा और पदयात्रा में शामिल होंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रचार अभियान के तहत मणिपुर का दौरा करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल विधानसभा पार्टी के सहयोगी दलों से भी वार्ता करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आज मणिपुर में प्रचार करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। मणिपुर में 28 फरवरी और 5 मार्च को मतदान होगा। यूपी में तीसरे चरण के लिए 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों को मतदान हुआ। चुनाव आयोग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक तीसरे चरण के तहत 59 सीटों पर 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में एसपी, आरएलडी, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और अपना दल के बीच मुख्य मुकाबला है। इस दौरान पूर्व सीएम अखिलेश यादव सहित कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में बंद कर दिया। पंजाब के 117 विधानसभा सीट को मतदान हुआ। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 65% से ज्यादा वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा करीब 74% वोटिंग मानसा में हुई, जबकि सबसे कम 53% वोटिंग मोहाली में हुई है। पंजाब में सिद्धू, चन्नी सहित कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय के वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी तेलंगाना के सीएम केसीआर के उद्धव और शरद पवार से मुलाकात पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बिना कांग्रेस 2024 की तैयारी मुमकिन नहीं। डोरंडा कोषागार चारा घोटाला केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की सजा का ऐलान आज। और इस साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड से कौन कौन सम्मानित हुआ, देश की अहम खबरें देखिए टॉप 9 देश की बात। प्रधानमंत्री मोदी आज शिक्षा और कौशल पर वेबिनार के एक पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय बजट 2022 के ऐलान लागू करने के लिए इस विचार मंथन वेबिनार का आयोजन कर रहा है। वेबिनार में कई प्रासंगिक विषयों पर आधारित सत्र होंगे और इसमें विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, कौशल विकास संगठन, शिक्षाविद, छात्र और अन्य विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 2024 के आम चुनाव को लेकर अभी से मोर्चेबंदी में जुट गए हैं। रविवार को एक दिन के दौरे पर मुंबई पहुंचे केसीआर ने महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसीआर ने कहा कि देश की राजनीति पर चर्चा करने के लिए मैं महाराष्ट्र आया हूं। केसीआर ने एनसीपी चीफ शरद पवार से भी मुलाकात की। बहुचर्चित चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में आज सीबीआई कोर्ट आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाएगी। इस मामले में कोर्ट ने लालू सहित 75 आरोपियों को दोषी करार दिया था और 24 लोगों को बरी कर दिया था। लालू फिलहाल रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। जानकारों की माने तो उन्हें 1 से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। चारा घोटाले के 5वें केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराए जाने के बाद उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उनकी रिहाई के लिए आज न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। उनके मुताबिक लालू यादव पर अत्याचार हो रहा है, वो बीमार हैं। तेज प्रताप यादव ने इस न्याय यात्रा से ज्यादा लोगों के जुड़ने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में 27 फरवरी को होने वाले 108 नगर पालिकाओं के चुनाव से पहले राज्य बीजेपी उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर नगर पालिका चुनाव के बाद फिर से माहौल बिगड़ा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उनके मुताबिक अगर एक भी जगह बूथ पर दखलंदाजी हुई तो पीठासीन अधिकारी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य में चल रहे हिजाब विवाद पर आज फिर सुनवाई होगी। राज्य की छात्राएं हिजाब विवाद पर आने वाले फैसले का इंतजार कर रही हैं। अब ये विवाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुंबई भी पहुंच चुका है। छात्राओं को शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पोशाक पहनने की इजाजत नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने छात्रों को कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करने और एकजुट रहने की अपील की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उड़ीसा के पुरी में गौंडीय मठ मिशन के संस्थापक श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की 150वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश भर में विभिन्न धार्मिक परंपराएं और प्रथाएं प्रचलित हैं, लेकिन पूरी मानवता को एक परिवार मानकर सभी के कल्याण के लिए काम करना केवल एक ही मान्यता है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 का ऐलान हो गया है। इस बार अवार्ड्स की लिस्ट में पुष्पा द राइज, रणवीर सिंह, कृति सेनन, राधिका मदान, रवीना टंडन, मनोज बाजपेयी, लारा दत्ता, आहान शेट्टी, कियारा आडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, फिल्म सरदार उधम सिंह, अनदर राउंड और सीरियल अनुपमा के नाम शामिल हैं। कोलकाता में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 17 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर लिया। भारत ने वेस्टइंडीज को 185 रनों का लक्ष्य दिया था। सीरीज में क्लीन स्वीप करने के साथ ही भारतीय टीम T20 ICC रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई है। 6 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब टीम इंडिया T20 रैंकिंग में नंबर 1 टीम बनी है।
भारतीय वायुसेना और कर्नाटक पुलिस ने 300 फीट गहरी खाई से किया छात्र का रेस्क्यू। असम में कहां पर लगी भीषण आग, सिलेंडर फटने से हुए हादसे में कहां पर घायल हुए 6 लोग, और एयर इंडिया का स्क्रैप विमान कहां रेस्टोरेंट में तब्दील किया जा रहा है। राज्यों से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। भारतीय वायुसेना और कर्नाटक की चिकबल्लापुर पुलिस ने 19 साल के एक छात्र की जान बचाई। ये छात्र नंदी पहाड़ी घूमने के दौरान करीब 300 फीट गहरी खाई में गिर गया था। वायुसेना और पुलिस ने साथ मिलकर इस बचाव कार्य को अंजाम दिया। छात्र चट्टानों के बीच में फंस गया था। उसने समझदारी दिखाते हुए पुलिस और दिल्ली में अपने परिजनों से बात कर अपनी जान बचाने की अपील की थी। असम के कार्बी आंगलोग जिले के बोकाजन बाजार इलाके में रविवार को भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। मामले की जांच के बाद ही आग कैसे लगी इसका पता चल सकेगा। असम के गुवाहाटी के बारिस्ता इलाके में रविवार को एक शख्स ने अपनी प्रेमिका के भाई को गोली मार दी। घायल शख्स को इलाज के लिए आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑपरेशन के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद किया है। दिल्ली के अंबेडकर नगर पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में उसकी बेटी और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को उसकी मां ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पैसे देना बंद कर दिया था, जिससे वो परेशान और नाराज रहने लगी थी। इसी वजह से उसने एक साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। यूपी के हाथरस में बीजेपी नेता की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से नाराज युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। पोस्टमार्टम घर में बीजेपी विधायक को विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।